हाय बेटा, दक्षिणा के क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमारा कंटिन्यू हो रहा है लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, और स्पेसिफिकली आई बिलीव दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। लेक्चर काफ़ी सिंपल है और इस लेक्चर के अंदर आपको ना कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे, और इस तरीके से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा कि अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो आपको कभी भी नर्व इम्पल्स को समझने में और आगे बढ़ने में, उसको समझ के ना आगे चलने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो नर्व इम्पल्स एग्जैक्टली कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे है, ये सब आज मेरे साथ आप इस लेक्चर में सीखेंगे। तो बेटा करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर खत्म करने से पहले बोला था कि आई विल टेल यू व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज साइनैप्स एंड इसके साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। आपको ना बेटा ये वाली बात समझना है, साइनैप्स समझना था, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स समझना था कि कैसे होता है। तो आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए कि एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन इस तरीके से आता है बेटा, और सोचो एक्सॉन का ना सिर्फ एक ही टर्मिनल है जिसको हम साइनैप्टिक बल्ब कहते हैं। ये साइनैप्टिक बल्ब, ठीक है। अब ये आपके पास एक एक्सॉन है और यहाँ आपके पास डेंड्रॉन है। तो एक्सॉन और एक ये डेंड्रॉन अपने को दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम लोग टर्म करते हैं साइनैप्स। क्या टर्म करते हैं इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को? साइनैप्स। साइनैप्स क्लियर? अब जब हम इसकी बात करते हैं ना कि ये साइनैप्स बेसिकली स्पेस है, यहाँ पर ना हमारे पास बेटा न्यूरॉन के दो टाइप्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखना, जब हम साइनैप्स को देखते हैं ना, जहाँ पे स्पेस दो न्यूरॉन्स के बीच में आता है, तो ये साइनैप्स दो तरीके से डिफाइन हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा आपके पास केमिकल। एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में हम कहते हैं कि ये एक्सॉन का टर्मिनल आया, एक्सॉन का टर्मिनल इस तरीके से आता है, और यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स ना इस तरीके से एक डेंड्रॉन के साथ कॉन्टिन्यूटी में पड़े हैं। और केमिकल साइनैप्स में आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेंड्रॉन है और दोनों में ना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और इससे होने से ऐसे से फर्क क्या पड़ता है कि इधर से नर्व इम्पल्स आता है, और नर्व इम्पल्स ना कॉन्टिन्यू करता है, यानी कॉन्टिन्यूस इनटू अनदर न्यूरॉन। एग्जैक्टली जैसे एक काम मिलता है आपको वायर, किसमें? एक इलेक्ट्रिक वायर में आपको काम मिलता है ना, एक इलेक्ट्रिक वायर में जैसे होता है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाला सही होता है। केमिकल साइनैप्स में ना थोड़ा सा चेंज है। इधर से क्या आता है? नर्व इम्पल्स आता है, और जब नर्व इम्पल्स आता है तो बेटा नर्व इम्पल्स यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके अंदर नर्व इम्पल्स केमिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिनको हम लोग टर्म कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। और वापस ये केमिकल्स के बाद यहाँ से फिर नया नर्व इम्पल्स शुरू हो जाता है, यानी न्यू नर्व इम्पल्स। यानी इधर अगर मैं प्रोसेस को देखूं, अगर इधर प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इस प्रोसेस में बीच में आपको केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स मिल जाते हैं। इतना अपन लोग समझते हैं। बात बहुत बेसिक सी है, बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये बात मुझे ऐसा बिलीव है कि आपको बढ़िया से समझ आ गई, कोई डाउट ही नहीं इस पॉइंट में। डन है यहाँ तक में? केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल को देखें तो बेटा एक अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला फास्टर होगा, तो जायज़ सी बात है जहाँ पे आपको कोई केमिकल नहीं बनाना है वो अपने पास फास्टर होगा, और ये अपने पास स्लोअर होगा।
इन दोनों में से ह्यूमन बॉडी में कौन सा मिलेगा? दिस इज फाउंड इन ह्यूमंस। समझ पा रहे हो? इतना अपने को क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जिस चीज को डिटेल में स्टडी करना है वो है केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में ना मैं एग्जैक्टली कैसे होता है ये समझाता हूँ तुम्हें। देखते कि ये एक एक्सॉन है और एक्सॉन की इस तरीके से ये एक्सॉन का टर्मिनल एंडिंग है। यहां से बेटा नर्व इम्पल्स आती है। और अगर आप पूछें कि सर नर्व इम्पल्स क्या होता है तो मैं इसको कहूंगा इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल। ये आया और आके ना यहां पर पहुंचा, इस साइनेप्टिक नॉब में पहुंचा। जब ये साइनेप्टिक नॉब में पहुंचता है ना तो यहाँ पे ना कुछ चीजें होती हैं। इस साइनेप्टिक नॉब पे ना इस तरीके से चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स हैं और ये कौन से चैनल्स हैं? कैल्शियम चैनल्स। ओके, तो इस साइनेप्टिक नॉब में जब नर्व इम्पल्स आता है तो बाहर से जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम आयंस, वो बाहर से ना अंदर आते हैं। ये कौन है? कैल्शियम आयंस बाहर से अंदर आते हैं। जब कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आता है तो उसके साथ कंडीशन क्या होता है? यहाँ पर इस तरीके से वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है। आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप लिख सकते हो। स्टेप 1 nerve impulse comes, step 2 the calcium ion channels open up, step 3 formation of vesicles in the synaptic nerve। बेटा ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स के पास कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? अ केमिकल which will take signal across the synapse। एक ऐसा केमिकल जो साइनैप्स के अक्रॉस सिग्नल लेके चलेगा उसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। कैल्शियम अंदर आया, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन हुई, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर पैक हो गया। अब कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर, ये साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ जो वेसिकल्स होंगे ना वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे। इस न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स एक एक्सॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे और इनके बीच में जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर है ये यहाँ से निकल जाएगा। जब न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से निकलता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता लग गया, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये नेक्स्ट एरिया में हमारे पास क्या है? ये डेंड्रॉन है। दिस इज डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन पे यहाँ पर कंडीशन क्या है? डेंड्रॉन के ऊपर बेटा कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे अपने को कुछ चीजें मिलती हैं, ध्यान से देखना। ये जो अपने को डेंड्रॉन में यहाँ पे मिल रहे हैं ये हैं रिसेप्टर्स। क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किस चीज के? इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ तक आप समझे? अब कंडीशन क्या होगी कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा ये क्या करेगा? बाइंड करेगा विद रिसेप्टर्स। ये जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने पे ना हम कहते हैं कि एक बढ़िया सी बात सीखना। रिसेप्टर्स आर ligand gated channels। ये सुनते रहो, आपको सब समझ आएगा। रिसेप्टर्स आर ligand gated channels। क्या होता है ligand gated channels? These channels open when a neurotransmitter binds, and जब ये ओपन होंगे तो कुछ तो होगा, and from this
opening the ions move inside the neuronal membrane. आयंस अंदर आ जाएंगे, यानी रिसेप्टर्स जो हैं ये लाइगैंड गेटेड चैनल्स भी हैं। लाइगैंड का मतलब क्या होता है कि कभी आपके पास लाइगैंड वर्ड आता है तो लाइगैंड केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो लाइगैंड इज अ वर्ड फॉर एनी केमिकल, या यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयन। तो अब अपने पास चलो बेस्ट वर्ड है अपने पास केमिकल, विल राइट द वर्ड केमिकल। तो ये जो आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर है रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से रिसेप्टर ओपन होता है और बाहर से जो आयंस होते हैं वो ना इसके न्यूरॉन के अंदर फ्लो कर जाते हैं। क्या अब तक यहाँ तक आपके पास बात क्लियर, टोटल क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब इस तरीके से न्यूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर आयंस मूव कर चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या हो जाती है? नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो जाता है। क्या आप मेरी ये वाली बात समझ पाए? बेटा अगर ये वाली बात आप लोग समझ पाए तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कहानी आपको क्लियर हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर्स का पैटर्न पूरा का पूरा क्लियर हो गया, किस तरीके से ये वाली कहानी हुई, यहाँ तक आपको टोटली फाइन तरीके से समझ आया। मैं आपको एक बात बताना रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जब आपको सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सिखाया था नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होता है। अगर आप नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की बात करते हैं, नर्व इम्पल्स की जनरेशन की बात करते हैं, वो वाली सब की सब बातें आज हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ना जरा फोकस कीजिए, इन सब चीज़ों को हम दोबारा करेंगे। दोबारा करने पर आपको कुछ पॉइंट्स बताने। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है हैज सम ट्रांसपोर्टर्स। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स या फिर मैं कह सकता हूँ चैनल्स, रास्ते। सबसे पहला चैनल जो जस्ट अभी आपने पढ़ा, लाइगैंड गेटेड चैनल्स। दूसरा लीक चैनल्स या लीकेज चैनल्स। तीसरा वोल्टेज गेटेड चैनल्स। चौथा वोल्टेज गेटेड चैनल्स के अलावा अपने को और क्या मिल सकता है, यहाँ पर अपने को मिल सकता है मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। और पांचवा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप। ये सब चीज़ें अपने को कहाँ मिल रही है, एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे। डन। अब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जब ये सब चीज़ें मिलता है तो ना न्यूरॉन के बारे में बेटा कुछ कुछ याद करो, आपको कुछ पॉइंट समझाए थे। क्या होता है एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होता है, व्हेन देयर इज नो सिग्नल, जब कोई सिग्नल नहीं है तो इस टाइम कंडीशन क्या होती है, आप गौर कीजिए, इस अपन न्यूरॉन को ऑब्जर्व करें। जब ऐसी वाली रेस्ट वाली कंडीशन होती है तो इस दौरान हम देखते हैं लीक चैनल्स, पोटेशियम के जो लीक चैनल्स होते हैं ये होते हैं ओपन। ठीक है, एंड बस ओपन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में बता तो दूंगा लेकिन समझने में से कंफ्यूजन हो जाएगी। लीक चैनल्स ओपन, अगर लीक चैनल्स ओपन है तो इसके साथ साथ क्या होता है, पोटेशियम की मूवमेंट होगी, लीकेज होगी। और तुम बताओ अगर मैं टंकी में छेद कर देता हूँ तो पानी टंकी के अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा? ऑब्वियसली लीकेज वहीं से होगी ना जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, तो दैट एरिया जहाँ पे अमाउंट कम है तो टंकी से पानी बाहर आएगा अगर वहाँ पे कोई लीक, मैं कोई छोटा सा छेद कर देता हूँ। तो अब जब हम मेम्ब्रेन को रेस्ट पे देखते हैं तो रेस्ट पे मेम्ब्रेन में क्या रियलाइज होता है कि बाहर अपने पास सोडियम मिलता है, अंदर मिलता है पोटेशियम, प्लस आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयंस प्लस प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हमें अंदर मिलती हैं।
जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो मेम्ब्रेन पे ऐसी कंडीशन ऑब्जर्व करने पे हमें एक चीज़ रियलाइज होती है, बाहर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है। अंदर पोटेशियम है लेकिन पोटेशियम के साथ नेगेटिव चार्ज आयंस ज़्यादा हैं, बाहर सोडियम है इसके साथ नेगेटिव चार्ज आयंस नहीं है, तो नेट चार्ज जो बाहर बनता है वो पॉजिटिव बनता है और नेट चार्ज अंदर क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। इतना था। अब क्या इस टाइम एक न्यूरॉन रेस्ट पे है, तो हम कहते हैं यस सर न्यूरॉन रेस्ट पे है। टोटली बात समझ आती है। क्या इस टाइम आपके पास पोटेशियम के लीक चैनल्स ओपन है, मैं कहूँगा बिल्कुल पोटेशियम के लीक जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल ओपन है, और ओपन होने की वजह से कुछ कुछ पोटेशियम बाहर जाता रहता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक लाइन आता है, और लाइन एग्जैक्टली क्या है और क्या होना चाहिए कि मेम्ब्रेन एट दिस रेस्टिंग स्टेज इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। The membrane at this resting stage is more permeable to potassium. Are we done? तो एनसीईआरटी की वाली लाइन हमें एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम रेस्ट पे, और ये कितना होता है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये कंडीशन हमारी है कंडीशन 1, एट रेस्ट वाली कंडीशन 1। और क्योंकि इस कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, और अगर बेटा इस किस्म की कंडीशन अभी अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टर्म करते हैं। दिस इज कंडीशन 1 इज पोलराइज्ड स्टेट। क्या इस पोलराइज स्टेट में पोटेशियम चैनल्स के अलावा कुछ और हो रहा है? नहीं। अब कंडीशन आप देखिए 2। कंडीशन 2 क्या होती है, इधर से न्यूरोट्रांसमीटर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है, रिसेप्टर बाइंडिंग से लाइगैंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे, एंड ओपन होने की वजह से कंडीशन क्या होती है, आयंस मूव इनसाइड न्यूरॉन। आयंस क्या करेंगे, न्यूरॉन के इनसाइड अंदर मूव करेंगे। समझिए, अब आयंस अगर न्यूरॉन के अंदर मूव करेंगे तो अब कंडीशन क्या होगी, बड़े ध्यान से देखते रहना बेटा। ये फिनोमिना, आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट इतना सॉलिड है कि आज तुमने पकड़ लिया ना, तुम्हें किसी भी बायो के किसी भी टेक्स्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी ये कंसेप्ट पकड़ो, आयंस इनसाइड मूव करेंगे। अब आयंस इनसाइड मूव करें तो कंडीशन क्या हो रही है, देखते रहना मेरी बात। यहाँ पे बेटा ये न्यूरॉन है, बाहर कौन था अपना, सोडियम, अंदर क्या था, पोटेशियम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 70 मिलीवोल्ट ओरिजिनली। अब कंडीशन क्या हुई, जैसे ही आपके पास कोई कंडीशन हुई, कंडीशन इन द सेंस मैं अंदर ना नेगेटिव नेगेटिव दिखा देता हूँ, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव, ये वाली कंडीशन। तो जैसे लाइगैंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो कुछ आयंस बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं। जब बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो -70 से कितना हो जाएगा, -60 होगा, माइनस और कम होता रहेगा। इट रीचेस टू द वैल्यू ऑफ -55 मिलीवोल्ट। किसकी वैल्यू पे पहुंचा, -55 मिलीवोल्ट। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लाइगैंड गेटेड चैनल्स खुले, बाहर से आयंस अंदर आए बिकॉज ऑफ दैट चैनल्स, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो -70 से कितने पे पहुंचा, -55। ये जो -55 वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। क्या होता है एंड में समझाऊंगा, इसके साथ साथ ऑल एंड नन प्रिंसिपल भी होता है, सब कुछ एंड में समझाऊंगा। अरे यार अभी जो बात बता रहा हूँ उस पर जरा फोकस करो। -55 मिलीवोल्ट पे आया, और जैसी -55 मिलीवोल्ट पे आता है, इसके आने से कोई पॉइंट होता है, वोल्ट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, कौन से, सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं ये हो जाते हैं ओपन। और अगर ये ओपन होते हैं तो सोडियम मूव्स इनसाइड,
और बाहर का पॉजिटिव सोडियम अंदर मूव करेगा, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, आप ये वाली कंडीशन देखोगे, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर अपने पास अब सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, और अंदर के कंपैरिजन में बाहर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस वाली सिचुएशन को, जो सेकंड स्टेज है, इसको हम डीपोलराइज्ड स्टेज कहते हैं। पहले को पोलराइज स्टेज कहते थे, इसको डीपोलराइज स्टेज। अब डीपोलराइज स्टेट के दौरान आपके पास पहले रेस्ट में था तो रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब आपके पास यहाँ पे आयंस बाहर से अंदर आए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, ये +30 मिली वोल्ट होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और बेटा फॉर्मेशन, दिस एक्शन पोटेंशियल, इसकी फॉर्मेशन को ही हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, यानी दिस एक्शन पोटेंशियल इज द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यानी अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस नर्व इम्पल्स के दौरान, इस एक्शन पोटेंशियल के दौरान जब ये शुरू हो रहा है, तो क्या वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले हुए? यस। सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है? यस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? +30 मिली वोल्ट। अब आप नेक्स्ट देखिए, देखते रहना बड़े ध्यान से। एट +30 मिली वोल्ट, सोडियम voltage gated channels close and potassium voltage gated channels open slowly. सोडियम वोल्टेज यानी ठप करके बंद हो जाते हैं और पोटेशियम धीरे धीरे खुलते हैं। जब पोटेशियम धीरे धीरे खुल रहे हैं तो हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाएगी। और क्या होगा थर्ड स्टेज में, जरा आप गौर करो। जब सोडियम अंदर है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स VGC है बेटा, ये जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो अंदर वाला पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, तो बाहर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज और अंदर नेगेटिवली चार्ज। सिंपल बात समझ आती है। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन स्टेज। इस रीपोलराइजेशन स्टेज पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो +30 पे जो ओरिजिनल था वो वापस चल जाता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, पोलराइज्ड कंडीशन वापस आ गई। ओरिजिनल पोलराइज्ड कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, और इस पोलराइज्ड कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर सोडियम है पोटेशियम है, डजंट मैटर। अभी के लिए इस स्टेज के लिए -70 मिली वोल्ट कंडीशन होगी। और कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि -70 से -90 मिली वोल्ट पर भी चले जाता है। ये मेरी बात क्लियर होगी? ये -70 से -90 पर भी चले जाता है। डन है, यहाँ तक कहानी क्लियर, कोई टेंशन मत लो। थर्ड कंडीशन खत्म। फोर्थ कंडीशन क्या हुई? रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब यार ये नर्व रियलाइज करती है यार ऐसे काम नहीं चल रहा। क्यों काम नहीं चल रहा? ओरिजिनली पोलराइज्ड कंडीशन में तो बाहर सोडियम था, और यहाँ पे जब दोबारा मतलब जब दोबारा पोलराइजेशन स्टेज आई है तो बाहर तो पोटेशियम है, काम नहीं चलेगा ना। तो अपन इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर इस तरीके से लेते हैं, और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान मेम्ब्रेन में जो लगा हुआ आपके पास गेट होता है, इसकी मदद से पोटेशियम को 2 पोटेशियम को अंदर पंप करते हैं और 3 सोडियम को बाहर पंप करते हैं। और इस प्रोसेस में जो चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि पंप है, एनर्जी यूज़ होगी, हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप चला, बाकी सब बंद हो चुका है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सब क्लोज हैं। लाइगेंड चैनल्स जो हैं आपके पास ये भी क्लोज हैं, सब कुछ क्लोज है। इस टाइम ये चल रहा है। तो अब कंडीशन क्या होगी? इस कंडीशन की वजह से, इस इफेक्ट की वजह से हम यहाँ पे टर्न कर देते हैं। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है? हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये जो सोडियम है कुछ देर में चला गया बाहर, पोटेशियम कुछ देर में अंदर आ गया, तो बाहर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, अंदर अपने पास नेगेटिव चार्ज। ये वाली बात क्लियर हुई? पक्का आपको डन हुआ? आपको स्टेप समझ आए? तो उस पोजीशन में पहले स्टेप हुआ आपके पास अंदर आना यानी पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हुई बेटा? नहीं ना? तो आपको यहाँ पे कौन से चैनल खुलने से क्या काम हुआ ये बात टोटली समझ आ जाती है और इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं। ये शुरू कैसे हुआ आगे भी समझ आ गया। तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि इधर आप ऑब्जर्व करें कि मैं इधर यहाँ पे टॉपिक डाल रहा हूँ, जो टॉपिक ऊपर भी लिखा हुआ है, टॉपिक नाम है जेनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक अब आपको इफेक्टिवली बढ़िया तरीके से नर्व इम्पल्स का जनरेशन फुल टू क्लियर होता है। नर्व इम्पल्स शुरू कैसे हुआ समझ आ गया। तो अब मेरे पास इसके आगे समझने के लिए है टॉपिक है, ध्यान से रखना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स आगे कैसे चल रहा है ये वाला अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूरा लिखता हूं इसको, विद इन अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर एक आगे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है विद द हेल्प ऑफ सारा का सारा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसकी मदद से जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से जाता है। लेकिन विद इन अ न्यूरॉन आगे कैसे बढ़ता है, ये सब चीजें तो बेटा एक जगह पे, लेकिन एक जगह से थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ेगा, उससे और आगे कैसे बढ़ेगा ये देखते हैं। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब आपको सारे के सारे फेजेस आते हैं। तो फर्स्ट फेज है हमारा पोलराइज्ड। पोलराइज्ड फेज में साइट 1, साइट 2, साइट 3, इस तरीके से मैंने बना दिया। जैसे ऊपर है वैसे नीचे होगा, तो टेंशन मत लेना। पोलराइज्ड कंडीशन के अंदर पीछे से सिग्नल आया और यहाँ पे लाइगेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइगेंड गेटेड चैनल्स, इनकी वजह से आयंस अंदर आए। आयंस जब अंदर आए तो अब आपके पास यहाँ पे साइट 1 जो पोजीशन है, अब साइट 1 पे स्टेप 2 साइट 1 जो है यहाँ पर क्या होगा, डीपोलराइजेशन। साइट 1 पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन। अब आप देखो यहाँ पर जब साइट 1 पे डीपोलराइजेशन होगा तो बाहर से जो सोडियम होगा वो अंदर आएगा। ठीक, जब बाहर से सोडियम अंदर आएगा ना तो बेटा ये साइट 1 पे हो रहा है और साइट 2 इस तरीके से बैठा है, साइट 3 यहाँ पे ऐसे बैठा है। साइट 1 में जब सोडियम अंदर आया तो सोडियम कुछ इस तरफ मूव करेगा, कुछ इस तरफ मूव करेगा। क्लियर? जब सोडियम जो इस साइट 2 की तरफ मूव करेगा तो कंडीशन क्या होगी, एट साइट 2, साइट 2 पे सोडियम causes -70 millivolt to rise up to -55 millivolt। कम नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस साइड 2 की तरफ ऐड हो रहे हैं। तो अब आपके पास कंडीशन देख रहे हो, तो सोडियम अब आपके पास किस साइड को माइग्रेट कर गया, सोडियम आपको नेक्स्ट साइड को माइग्रेट कर गया ना, नेक्स्ट साइड को माइग्रेट करेगा। तो अब आपके पास कंडीशन थर्ड में देखो, हम कहते हैं कि साइट जो 1 होगी उसमें डीपोलराइजेशन हो चुकी है, तो साइट 1 एट रीपोलराइजेशन हो जाएगी एंड साइट 2 एट डीपोलराइजेशन। क्लियर हुई? साइट 2 में क्यों डीपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि साइट 2 में -55 पे पहुंच गया था, तो साइट 2 में सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जब तक साइट 1 में सोडियम अंदर आने की वजह से पॉजिटिव 30 हो गया, तो साइट 1 में पॉजिटिव 30 होने की वजह से सोडियम बंद और पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा, और मीन बाय साइट 2 पे डीपोलराइजेशन चल रही है। क्लियर हुई मेरी बात? अब साइट 2 पे डीपोलराइजेशन चल रही है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब जब साइट 2 पे डीपोलराइजेशन होगी, वही सोडियम आगे की तरफ मूव करेगा, साइट 3 पे डीपोलराइजेशन करेगा, और इस कंडीशन में साइट 1 रीपोलराइजेशन के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाएगा, साइट 2 रीपोलराइजेशन में चल जाएगा, और साइट 3 डीपोलराइजेशन में। क्या आपको ट्रांसमिशन समझ आया? अगर बेटा आपको ट्रांसमिशन समझ आया ना, तो अब सबसे ऊपर ये बना हुआ ना, ये डायग्राम देखो। नॉर्मल स्टेट थी, पोलराइज स्टेट थी, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3, सब कुछ नॉर्मल।
पोटेंशियल डिफरेंस -70। एक्साइटेशन जब आती है तो साइट 1 आपकी डिपोलराइजेशन पे है, देखो नेगेटिव अंदर की तरफ पॉजिटिव, साइट 2 अभी नॉर्मल है, साइट 3 नॉर्मल है। लेकिन अब जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो जो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो साइट 1 पे डिपोलराइजेशन हुआ और साइट 2 पे यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो चुका है और साइट 2 खाली बैठी है। अब डीपोलराइजेशन जब हो रहा था तो साइट 2 डीपोलराइजेशन पे चले जाना चाहिए और साइट 1 रीपोलराइजेशन पे चले जाना चाहिए। देखो साइट 1 में पोटेशियम बाहर और साइट 2 में सोडियम पोटेशियम अंदर। अब ऐसी कंडीशन के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप देखने में रियलाइज होगा यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम अंदर आ चुका था, जब इस स्टेप पे डीपोलराइजेशन साइट 2 पे जब डीपोलराइजेशन हो रहा था तो कुछ सोडियम यहाँ से इधर मूव करेंगे और जब कुछ सोडियम यहाँ से इस साइड मूव करेंगे तो साइट 3 डीपोलराइजेशन पे आ जाएगा, जो साइट 2 होगा वो रीपोलराइजेशन पे आएगा और ये आपके पास साइट 1 पे रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। आपको डायग्राम से बनी हुई पूरी की पूरी कहानी क्लियर होगी। अगर ये कहानी क्लियर हो गई है तो नर्व इम्पल्स, इससे ऊपर ना कभी क्वेश्चन आता है ना इससे ऊपर कभी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। ये कंसेप्ट इतना सिंपल है, इतना आसान है जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बड़े ध्यान से बेटा ये कंसेप्ट समझना था, बड़े ध्यान से कंसेप्ट सीखना था। मैं इस वीडियो के साथ आपकी पुरानी वाली जो वीडियो है मैं उसको भी अटैच कर दूंगा ताकि उस पुरानी वाली वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको आपके मन करेगा तो देख लेना, नहीं मन करेगा तो यहीं में आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बोलो आपको मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन बिट न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से आया। न्यूरोट्रांसमीटर ने लाइगेंड गेटेड चैनल्स को ओपन किया तो नर्व इंपल्स को शुरू किया और जिस साइड पे नर्व इंपल्स शुरू हुआ तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन साइड 1 पे आया। अब जब डीपोलराइजेशन साइड 1 पे आता है वहाँ से सोडियम माइग्रेट करके सेकंड पॉइंट पे जाता है तो सेकंड साइड पे डीपोलराइजेशन शुरू कर देता है, फर्स्ट पे रीपोलराइजेशन होता है। सेकंड से थर्ड पे डीपोलराइजेशन जाता है तो फर्स्ट का रीपोलराइजेशन कन्वर्ट होता है रिफ्रैक्टरी, सेकंड का डीपोलराइजेशन कन्वर्ट होता है रीपोलराइजेशन और थर्ड हमारा डीपोलराइजेशन पे बैठा है। तो एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे आगे बढ़ते 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 पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, हाउ एग्जैक्टली इज द कंप्लीट प्रोसेस हैपनिंग। आपको ट्रांसमिशन विद इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन से बाहर से जब इनसाइड न्यूरॉन आ रहा है और न्यूरॉन के अंदर कैसे चल रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर? कहानी यहाँ तक क्लियर होगी ना? अगर आपको यहाँ तक कहानी क्लियर होगी तो इसके बाद का बेटा कंसेप्ट आपको और पढ़ाना है। ये वाली बात मैंने यहाँ पे इतनी लिखी है, इसकी सारी की सारी बात की कहानी मैं आपको ओरली समझा चुका हूँ। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज बेटा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप लोग मेहनत करें। मेहनत करने के बाद यानी ये पूरी की पूरी, मैं पहले एक बात बोल देता हूँ, ये कंसेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाया ये कंसेप्ट बच्चों को बहुत ही ईजिली भूल जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट है कॉम्प्लिकेटेड, बट सिंपली समझाए। तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखो, 500 बार देखो, 50 बार देखो, एक बार देखो, मर्जी आपके, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए। ये वाला बेसिक सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। तो इस कंसेप्ट में जो पढ़ाना था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। मैं तुम्हें एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बाद की कहानी जो तुमने सुनी है उसको अपने शब्दों में लिख डालो, क्योंकि ना एनसीईआरटी में ना ही किसी बुक में आपको ये कहानी मिलने वाली इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं नहीं मिलेगी तो बेटर है कि मेरी वीडियो सुनो और यहीं से सीख लो, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता, कहीं पे ये कहानी नहीं मिलती। समझिए। अब आप यहाँ देखो, नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें बोला था मैं समझाऊंगा, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। क्या होता है थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल एंड इसके साथ एसोसिएटेड ऑल और नॉन लॉ। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट इसके ऊपर इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुनो। हम कहते हैं -70 मिलीवोल्ट, दिस इज पोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है। अब -70 से इसको पहुंचना है, एक सेकंड में इसको उड़ाता हूं, -70 से इसको +30 मिलीवोल्ट पे पहुंचना है, दिस इज दी पोलराइज्ड कंडीशन। जब पीछे से लाइगेंड गेटेड चैनल्स ने बाइंड किया न्यूरोट्रांसमीटर के साथ तो उन्होंने आयंस को अंदर लेके आए। वो क्या लेके आए? आयंस अंदर लेके आए। जब आयंस अंदर लेके आए तो आयंस जो अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद आयंस क्या काम करते हैं, वो ना पोटेंशियल को बदलते हैं, वो -70 को कम करते हैं और -55 की तरफ लेके आते हैं। तो समझो आयंस अंदर आए और -70 से -60 पे लेके गए और रुक गए। मतलब इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस अंदर नहीं आए कि वो -55 तक ले जाते, वो -60 तक लेके जा पाए, -55 तक नहीं लेके आ पाए। कुछ है वो -56 तक ला पाए,
जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ, कुछ है वो -65 तक ला पाए, तो मैं ये 3 कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इन तीनों कंडीशन के अंदर यहाँ पे इम्पल्स कभी भी आगे नहीं जाएगा, यानी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। आपको अगर नर्व इम्पल्स जनरेट करना है तो -70 से आपको -55 पे लाओगे। अगर इस पॉइंट तक पहुंच गए तो ही ये आगे कहानी चलेगी, अदरवाइज कहानी नहीं चलेगी। यानी इनकमिंग जो लाइगेंड गेटेड आयंस जो आ रहे थे, लाइगेंड गेटेड चैनल से जो आयंस अंदर आ रहे थे, अगर वो -55 तक ला पाए तब जाके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पर सोडियम voltage gated channels open only when the potential difference reaches -55 millivolt only when, ठीक है, वो -55 मिलीवोल्ट पहुंच गए तो काम चल गया। अगर वो नहीं पहुंच पाए तो कभी भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं ओपन होंगे। और खुद दिमाग लगाओ बेटा, अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल अगर ओपन ना हुए तो क्या इम्पल्स कभी आगे जाएगी, कभी डीपोलराइजेशन आएगी? नहीं। दैट मीन्स -55 पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या था, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। तो अगर मैं आपको इस थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलूं, देन आप लिखोगे देयरफॉर थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इट इज द मिनिमम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस that should be attained in order to generate a nerve impulse। बोलो बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात आपको डंडनाट पक्का पक्का क्लियर होगी ना? इतनी तो सिंपल थी। अगर इतनी बात मेरी आपको बच्चे अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना, तो यहाँ पे ना एक बड़ा इंटेलिजेंट सा कंसेप्ट आप सीख रहे हो। कंसेप्ट है ऑल और नन लॉ। क्या है ये ऑल और नन लॉ? आप लोग यहाँ पे जरा देखो। ऑल और नन लॉ हमें क्या बताता है? देखिए, इम्पल्स, पहले इसको मैं समझाता हूं लिखने से पहले। जितनी बातें बोली उसी का रिपीटिशन है ऑल और नन लॉ। कि ऑल और नन लॉ सिंप्लीफाइड हिंदी में कहता है या तो इम्पल्स बनेगा या नहीं बनेगा। अगर -55 पे पहुंच गया तो बनेगा 100%। अगर वो -55 से अगर हल्का सा भी कम हुआ ना तो कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं बनेगा इम्पल्स। तो समझाना चाह रहा हूं कि ऑल और नन लॉ या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो हाँ या तो ना, बीच की कोई कहानी नहीं है। या तो कोई तुम्हें हाँ बोलेगा या तुम्हें कोई ना बोलेगा, इसके बीच की कहानी नहीं है। या तो हाँ होगा या तो ना होगा, या तो इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा यानी इम्पल्स बनेगा, या तो इम्पल्स नहीं बनेगा। बस यही वाली कहानी है, इसके ऊपर की तो कोई कहानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम ये वाली बात समझ गए तो ये ऑल और नन लॉ है। तो ऑल और नन लॉ हमें क्या समझाता है? if the potential is reaching -55 all the times, when the potential reaches -55 the potential exists, when the potential reaches -55 the nerve impulse starts, and if it is not able to reach -55 the nerve impulse cannot exist, nerve impulse आगे नहीं बढ़ सकता। बोलो बात क्लियर हुई? yes, are you totally aware and clear? बस ये वाली बात कहानी थी बेटा। अगर ये यहाँ तक आपकी कहानी थी तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आप जरा एक और वर्ड देख लो। हम -70 को मिलीवोल्ट को पोलराइज स्टेट कहते हैं। तो अगर -70 से कभी -90 हो और -70 से -60 हो तो इसके लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं। -60 यानी -70 से कुछ भी नीचे, बिफोर -55, इससे पहले तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी के लिए हम कुछ डेफिनेट वर्ड्स देते हैं। इससे ऊपर पोलराइज कंडीशन से कहते हैं हाइपर पोलराइज, यानी पोलराइजेशन ज्यादा हो गई, और इससे नीचे वाली कंडीशन हाइपो पोलराइज्ड कंडीशन। तो खुद का दिमाग लगाओ, अगर कभी एक न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में तो -90 पे बैठा होगा, उसको -90 से -55 पे लाना आसान है कि -70 से -55 पे लाना आसान है? खुद सोचो। अगर इस कंडीशन को देखो, जैसे यहाँ पे दक्षिणा लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे -70 से यहाँ तक मेरे शोल्डर तक लेके आना, -70 से -55 तक लेके आना, ठीक है?
-70 से -55 यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल कराना आसान है, या मेरे इस शोल्डर पे जो -90 है यहाँ से यहाँ तक कराना ज़्यादा आसान है? जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में कम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस, तो अब -70 से -55 पे लाना ज़्यादा आसान। तो अगर कभी कोई न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में है, तब न्यूरॉन के से आगे सिग्नल जनरेट करवाना जरा मुश्किल हो जाता है। अगर न्यूरॉन हाइपोपोलराइज कंडीशन में, यानी वो -70 की जगह -60 पे बैठा है, तो -60 से -55 लाना और भी आसान हो गया। तो अगर हाइपोपोलराइज कंडीशन हुई तो समझ आया, हाइपर पोलराइज कंडीशन है तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ चुका है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान कंसेप्ट था, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से टोटली मजेदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। डन। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम यहाँ पे एक बारे में बात करते हैं, फाइनली कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हमारे पास अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। अगर मैं इनकी यहाँ पे आपके लिए एक फोटो लगा दूँ तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेटा जो हमें अलग अलग टाइप के मिलते हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। जैसे अगर आप इधर अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करें तो ये है, एक सेकेंड रुको, फोटो को अरेंज कर देते हैं। पहला न्यूरो ट्रांसमीटर जो हम नॉर्मली देखते हैं, ये न्यूरो हमारे पास ट्रांसमीटर जो है पहला है एसिटाइलकोलिन, जिसको हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। इनफैक्ट एसिटाइलकोलिन को बेटा हम लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी पढ़ा था। वैसे न्यूरो ट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये दोनों सेम टाइप के, ये हमारी बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है और हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। एक सीरोटोनिन होता है, एक गाबा होता है, एक अपने पास डोपामीन होता है। ये अपने पास अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे जो दिमाग के अंदर बनते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। और जरा यहाँ पे ध्यान रखना, इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की अगर मैं कैटेगराइजेशन करूँ तो कोई न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्साइटरी होंगी, एक्साइटेटरी होंगे, और कुछ होते हैं इनहिबिटरी। अगर कोई एक्साइटेटरी है तो ये प्रमोट सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी सिग्नल को ट्रांसमिट करवाते हैं या उसकी प्रमोशन करवाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनहिबिट सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन को, ये हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी इफेक्ट डालता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कामिंग इफेक्ट डालता है। अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इतना ओवर थिंकिंग चल रही है, इतना एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, तीसरे थॉट से चौथा थॉट, ऐसे सब टाइम में एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर बम 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 इतने सारे दिमाग में बन रहे हैं। लेकिन अगर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर आपके ब्रेन में बने हुए, यानी सेरोटोनिन अपने ब्रेन में है, क्या एकदम शांति महसूस हो रही है, दिमाग एकदम काम, ये वाली स्टेट होती है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं समझ आए, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको समझ आए। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व, ये वाला। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जितनी बात समझाई समझ आ गया। कंप्लीट नर्वस सिस्टम को, नर्व इम्पल्स का जो प्रोसेस मैंने पहले बताया था, वो आपके पास आधा अधूरा लेवल था। वो उस टाइम था कि उस बात को समझने के लिए। यहाँ पे जो बताया ये अल्टीमेट वाला लेवल है, इससे ऊपर ना कभी क्वेश्चन आता है ना कभी आएगा। इसके साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ क्या ये पूरी की पूरी कहानी बेटा आप लोग ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ेंगे। इस पोर्शन के अंदर आपको साइट ए और बी, साइट 1 साइट 2 बोल रखा है। मैंने आपको बताया कि जब ये सोडियम, ध्यान से देखते रहना अंदर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैंने जब ये तुम्हें बताया, मैंने कहा सोडियम यहाँ से अंदर आया, और अंदर आने के बाद सोडियम ने क्या किया, वो यहाँ से इस साइड गया। तो एनसीईआरटी ये वाली बात तो बता देती है, लेकिन एनसीईआरटी ऊपर वाली ये वाली बात जो बोलेगी ना, जिस सेंटेंस में बोलेगी, वो बी से ए साइड पे जाएगा। जब एनसीईआरटी ये बोलेगी तो आप एनसीईआरटी बोलोगे हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे, हमारे जो सर ने बोला वही सही है। क्योंकि एनसीईआरटी बेटा जो ये वाली बात बोलती है वो समझ आनी जरा मुश्किल है। वो वाली बात और भी कॉम्प्लेक्स एक कंसेप्ट है जिसको अपने को करना ही नहीं। जितना मैंने तुम्हें बताया उससे नीट के कंसेप्ट 100% सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट इससे पहले मैं और भी कम बताता था, उससे भी नीट के 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। बट मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि आपके पेट में कभी कभी दर्द हो जाता है। तो उस दर्द को हटाते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए मालूम है कि करना है नीट, तैयारी बढ़िया करनी है, मजेदार तरीके से आज कंसेप्ट समझा, पढ़ा, जाना। तो इसके साथ बेटा आज के लिए टाटा बाय बाय, घर जाओ और पढ़ते रहो।